हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा है और पिछले लेक्चर में आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और आयोनिक बॉन्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में था कि एक बॉन्ड डेवलप होता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। एक छोटा सा डिफरेंस है, एक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और एक में शेयरिंग हो रहा है। अब शेयरिंग भी दो तरह का होता है, एक होता है अनइक्वल शेयरिंग और एक होता है म्यूचुअल शेयरिंग। तो अनइक्वल शेयरिंग जब होगा तो इसी में हम बाद में बात करेंगे कि इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा गया है। यहां पर डेफिनेशन है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जब म्यूचुअल शेयरिंग होता है, बराबर शेयरिंग होता है, उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसे हम कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है उसे कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसे कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को तीन तरह से डिवाइड किया गया: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे यहां पर आप एक देखेंगे, एक एटम है, एटम के कोर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर यह डिपेंड नहीं करता है, उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इस पर डिपेंड करता है। यहां पर आपको दिखाया गया है कि एक कोई ये एक एटम होता होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो शेयर कर सकता है। तो दोनों एटम का, एक एटम को ब्लू कलर से शो करा गया और दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रीन कलर से शो किया गया है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, यहां पर एक शेयरिंग एरिया आपको दिखाया गया है, इसी शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यहां पर जो शेयरिंग एरिया आप देख पा रहे हैं, यही शेयरिंग एरिया क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप कराता है। मतलब एक बॉन्ड जब बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, उस एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर में होता है। मतलब अभी से अब आपको क्या याद रखना है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। अभी से आपको यह याद रखना है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहीं भी एक सिंगल बॉन्ड दिख गया तो आपको जो काउंटिंग करना है वो दो इलेक्ट्रॉन का करना है। ठीक है, तो एक एटम है, ये दूसरा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर में दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर में दे रहा है। इस एटम को ब्लू कलर से शो करा गया, इस इलेक्ट्रॉन में इस एटम में हम ग्रीन कलर से शो किए। तो आप देखिएगा एक ब्लू और एक ग्रीन दोनों आ रहा है, मतलब एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है, बराबर शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग इसको हम लोग बोलते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन अगर होता हो और यहाँ हाइड्रोजन होता होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस तरह से जो यहां पर बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन का एग्जांपल यहां पर लिया गया है। मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन को हम ग्रीन कलर से शो करा देते हैं और एक को हम पिंक कलर से शो करा देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो जितना ये ऑक्सीजन शेयर करेगा उतना ही ये ऑक्सीजन शेयर करेगा। और एक चीज याद रखें कि कोई भी एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जितना कि उसका वैलेंसी होता है। अब इसका वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, और इस ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा, 2 ही होगा। किसी भी ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। तो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मतलब टोटल देखा जाए कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। टोटल यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था एक बॉन्ड बना, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे वहां हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, वैसे यहां ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है।
क्योंकि यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तीन इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन देगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो चूंकि ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनेगा। और इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? N2 मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं और ट्रिपल होते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग के आधार पर। जिस तरह से आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने देखा था कि उसका क्या कंडीशन है, फटाफट यहां भी हम लोग कोवैलेंट का भी कंडीशन उसी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा? कंडीशन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए, सबसे पहला कंडीशन, मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, केवल नॉन मेटल के बीच में ही कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, इसमें मेटल नहीं होने चाहिए। पहला ये देखिए, ओनली नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, केवल नॉन मेटल ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो आप जहां वहां पर ये सबसे अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बारे में बोला गया है। देखिए, आयनिक कंपाउंड को होने के लिए जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस था वो कितना था? वो 2.0 या उससे ज्यादा डिमांड हो रहा था। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड को बनने के लिए इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो लेस देन 2.0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 2.0, 1.9, 1.8, 1.5, तो ये क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन है, आयोनिक में था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक बार फिर से हम रिकॉल कर दें, पीरियोडिक टेबल का जब लेक्चर अपलोड होगा उसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो होता है कि जब आप बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है, लगता है, सॉरी, जब बाहरी इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं तो कुछ एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड होता है, उसी एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब होगा क्या अगर यहां आयोनाइजेशन एनर्जी कम रख दें? आयोनिक में क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी कम था। आयोनिक बॉन्ड में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, आसानी से चार्ज डेवलप हो रहा है, आसानी से अट्रैक्शन करेगा। तो यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होगा कोवैलेंट के लिए कि आसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तब तो वो मेटल ग्रुप का हो जाएगा और वो आयोनिक बॉन्ड बनाने लगेगा। तो यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हाई कर देना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स के जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी हाई। आयोनिक में था लो, कोवैलेंट में क्या रहेगा? हाई। जो चौथा पॉइंट है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, कोई एक न्यूट्रल एटम एक आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ लेगा, मतलब एडिशन हो रहा है। फाइनली क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है एटम में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेवलप होता है, क्योंकि उसके दौरान एनर्जी बाहर निकलता है। जब किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी बाहर निकलता है और वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी निकल जाएगा बाहर उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां भी हाई था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना सा कंडीशन है कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जो आपको याद रखना है। आगे आते हैं प्रॉपर्टीज। कोवैलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करे गए हैं। जिससे पहला प्रॉपर्टीज, आयोनिक में क्या पढ़े थे? आयोनिक में पढ़े थे कि वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं? सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं, इट इज सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज इन गैस स्टेट। अब ये कैसे डिपेंड करता है? तो देखिए यहां पर मेंशन नहीं है, हम आपको बताते हैं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। मोलर मास अगर ज्यादा होगा तो वो सॉलिड की तरफ बढ़ते जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जब उसका मोलर मास है 71, ठीक है, तो वो गैस स्टेट में है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है, तो इसका मोलर मास क्या होता है? ज्यादा होता है।
आयोडीन की बात करें तो और ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन मोलर मास कम है, गैसीय स्टेट में है। ब्रोमीन मोलर मास थोड़ा बढ़ा तो लिक्विड स्टेट में हो गया, और आयोडीन मोलर मास थोड़ा और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ते जाता है तो फिजिकल स्टेट भी चेंज होते रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैसेज में भी एग्जिस्ट करता है। ये डिपेंड करता है उसके मोलर मास और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका भी हाई होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना आयोनिक बॉन्ड का होता है। क्यों? क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, जबकि यहां पर शेयरिंग होता है। तो इसके कारण हम अगर कंपेयर करके लिखे हैं कि अगर आयोनिक कंपाउंड से अगर इसकी तुलना करेंगे तो इसका आयोनिक जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी देख लीजिए। सॉलिबिलिटी क्या है, पोलर कोवैलेंट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड में जो होता है कि वो पोलर वाटर में डिजोल्व होता है, पोलर मतलब सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। तो कोवैलेंट में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर के आधार पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो पोलर के साथ डिजोल्व होगा, और जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर के साथ। और आपके दिमाग में उठ रहा होगा ये पोलर कोवैलेंट और नॉन पोलर कैसा होता है, तो जब हम उसको डिफाइन करेंगे उस समय बताएंगे। ठीक है, ये अभी जस्ट काउंट हो रहा है कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है, तो ये याद रखना है। इसको हम लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी ये हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आयोनिक में क्या था, आयोनिक से बार बार इसको तुलना करेंगे ताकि आपको याद रहे। आयोनिक में क्या था कि आयंस अपने जगह पर फिक्स थे। आयोनिक में क्या था, आयंस अपने जगह पर फिक्स था, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता था। आयंस अपने जगह पर फिक्स था, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता था। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होता है, आयंस के थ्रू होता है, लेकिन आयन सॉलिड स्टेट में अपने जगह पर स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कोवैलेंट में क्या होता है कि अगर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कंडक्ट करेगा, और अगर नॉन पोलर है तो उसमें कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयोनाइजेशन होना चाहिए, उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन होना चाहिए। तो वो होता है सिर्फ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। तो यहां लिखा जाता है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में आयोनाइजेशन होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी पोलराइज करता है, जबकि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोपेगेट नहीं कर पाता। ये आपको याद रखना है। ये हो गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो था उसमें आयंस था, और आयंस के कारण वो आयोनिक रिएक्शन शो कर रहा था। ठीक है, अगर देखिए हम हर एक वही प्रॉपर्टी लिख रहे हैं जो आयनिक का है, तो अगर आयनिक का हम ना भी लिखे हो कहीं तो आप यहां से आयनिक का प्रॉपर्टी आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी प्रॉपर्टी हम साथ ही साथ बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आयोनिक क्या था, आयोनिक बॉन्ड जो था, आयनिक कंपाउंड जो था वो आयनिक रिएक्शन करता था क्योंकि उसमें आयंस होते थे। लेकिन यहां पर तो ये आयंस नहीं है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं कोवैलेंट, तो इसलिए कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अब आयनिक रिएक्शन में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में डायरेक्शन होता है, क्योंकि शेयर एक प्रॉपर डायरेक्शन में कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर आएंगे तो शेयर नहीं हो पाएगा, तो इसका एक डायरेक्शन फिक्स होता है। तो इसीलिए चूंकि इसमें डायरेक्शन होता है तो इसके अंदर आइसोमेरिज्म दिखाने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आइसोमेरिज्म दिखाने का टेंडेंसी होता है। जबकि आयोनिक रिएक्शन में जब आयनिक कंपाउंड था तो वहां पर हम क्या देख रहे थे कि वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, सो इट्स आइसोमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड क्या दिखाएगा, याद करिए, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म शो करता है, आइसोमॉर्फिज्म है ना, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। जबकि कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यहां पर लिखा है आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया, तो ये इसका मेन प्रॉपर्टीज था कोवैलेंट का। तो कोवैलेंट का हमने क्या क्या देखा, कंडीशन क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, टाइप्स क्या होंगे वो बात कर लिए।
अब कोवैलेंट का ही एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें हम लिखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि अगर शेयरिंग अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल मतलब कि एक का दिया हुआ है लेकिन शेयर कई लोग मिलकर के कर रहे हैं, है एक का शेयर दूसरे एटम के साथ हो रहा है, दोनों अपना अपना नहीं दिया है, दिया कोई एक एटम है, शेयर दो एटम में हो रहा है, तो ये अनइक्वल शेयरिंग हुआ। तो तब जाकर के क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को लाइन से दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तीर से दिखाते हैं, ठीक है, तीर से दिखाते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहेगा कि आयनिक कंपाउंड को दिखाते नहीं, वहां सिर्फ प्लस माइनस लिखाता है। आप कभी भी Na प्लस और बॉन्ड Cl माइनस लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं सो होता है। H बॉन्ड Cl ये सही है, लेकिन Na बॉन्ड Cl ये सही नहीं है, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन होता है ना, कोई बॉन्ड नहीं डेवलप होता है, अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो ये सब छोटा छोटा बात है, ध्यान रखना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, अनइक्वल शेयरिंग से। दिखाते कैसे हैं, एरो से। तो उसमें एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा, एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। तो जो डोनर होता है उसको लेविस बेस या फिर उसको लिगेंड के नाम से जानते हैं, और जो लेने वाला होता है उसको हम लोग लेविस एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग सेम ही होता है जैसा कि कोवैलेंट की होता है। दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं, वन एटम डोनेट बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस और लिगेंड एंड एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। इट इज डिनोटेड बाय एरो एंड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। जो एरो का डायरेक्शन होगा वो डोनर टू एक्सेप्टर होगा, जो दे रहा है और जो ले रहा है, तो तीर होगा ले रहा है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फीचर्स वाइज सेम है जैसे कि कोवैलेंट के होते हैं। चलिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कोवैलेंट बॉन्ड में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको कई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। हम एक एक करके आपको उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट कि आपको पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। क्या करना है, एक सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसका क्या करना है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट सेंट्रल एटम, सेलेक्ट क्या, सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। और जो एलिमेंट, द एलिमेंट कौन होगा, सेंट्रल एटम, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। कौन होगा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है ना, उसका वो सेंट्रल एटम होता है। तो आप याद रखिएगा, एक पैटर्न आपको यहां पर बता देते हैं। जैसे इसको हम फिर हटा देंगे, आप लोग नोट करेंगे, फोन, क्लब, सिस, पीएच, मेटल। याद करने का एक टेक्निक है, FON क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। क्लब ClBr क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद CIS कार्बन आयोडीन सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद मेटल। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे पता चलता है कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। हाँ, तो हम कह रहे थे कि सेंट्रल एटम चुनना है। तो सेंट्रल एटम कैसे चुनेंगे, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। हाइड्रोजन को छोड़ करके जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत अब नहीं है, वो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना खींचना नहीं चाहता है जितना कि कोई और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम खींचना चाहता है ना। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई कि हम लोग सेंट्रल एटम पहले सेलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। दूसरा, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो एटम होते हैं वो सराउंडिंग एटम कहलाते हैं। बाकी जो एटम होते हैं वो सराउंडिंग एटम कहलाते हैं। सराउंडिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, और उससे क्या होगा कि एक स्केलेटन तैयार होगा कि कैसा स्ट्रक्चर आएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन देख रहे हैं, और बाकी इसमें मांस और ये सब भरा हुआ है,
तो उसी तरह से पहले स्केलेटन एटम का तैयार होगा, फिर उसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो कैसे बनाना है, पहला स्टेप सेंट्रल एटम पहले डिटेक्ट करना है। कैसे, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो सेंट्रल एटम है, बाकी एटम क्या होंगे, सराउंडिंग्स होंगे, उसको इक्वली डिवाइड करना है। देखिए इक्वली का यहां पर सबसे मेन चीज है इक्वली डिवाइड करना। जैसे अगर 4 है, लेफ्ट राइट अप डाउन कर दीजिए तो 4 बराबर बराबर हो गया। अगर 2 है लेफ्ट एंड राइट कर दीजिए, अगर 3 है तो 120 डिग्री पर कर दीजिए, तो 120 डिग्री पर इक्वल डायरेक्शन पर आ जाएंगे। तो इसी तरह से जो भी एटम्स आपके पास बचेंगे ना, उसको क्या करना है, बराबर बराबर दूरी पर अरेंज कर देना है, स्केलेटन तैयार कर लेना है। तीसरी बात, आपको प्रत्येक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा। अब यहां पर सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि वैलेंस स्ट्रक्चर ठीक ठीक ड्रॉ करें और समझे चीजों को, तो आपको 2 चीज तो जरूर से जरूर याद होना ही चाहिए। इस पर लेक्चर हम ऑलरेडी बना रखे हैं, जाके वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए, वहां से आपको ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इसके बिना काम नहीं होगा। क्योंकि अभी है ना कि सारे एटम का क्या शो करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे एटम का क्या शो करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होगा तब तो करेंगे ना, इसलिए याद कर लीजिए। उसके बाद लास्ट स्टेप है कि अब आपको कोशिश करना है, अब आपको कोशिश करना है कि ड्यूएट और ऑक्टेट पूरा करें। जैसे हाइड्रोजन है तो वो ड्यूएट पूरा करता है, और अदर एटम्स होंगे तो वो क्या होगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को क्या करना है, ड्यूएट पूरा करना है, और दूसरे को क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो देखिए अच्छे से हर एक रूल्स को आप समझ लीजिए, है ना। हम बोले थे कि आगे हम लोग बात करेंगे कि ऑक्टेट के बारे में, ठीक है, ऑक्टेट के बारे में। देखिए कुछ फैक्ट्स यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, जो आप अभी तक जो आप समझ रहे थे, नोट में इस चीज को आप मेंशन करेंगे। क्या याद रखिए आप इस चीज को कि कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पर ये स्पेशली इसको घेर दिया गया है। देखा जाए, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्यों लिखे हैं इसको। देखिए 4 ऐसे एलिमेंट है दुनिया में, 4 ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्टेट के अलावा और दूसरा कोई चीज नहीं बनाता है। मतलब 8 से न कम बनाता है, न 8 से ज्यादा बनाता। क्या बाहरी कक्षा में ये सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रख पाते हैं, न 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, न 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख पाएगा। ठीक है, ये तभी स्टेबल होगा जब इसके बाहरी कक्षा में, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड ओनली देन इट इज स्टेबल। ऐसे 4 ये। आप कहिएगा और एटम्स, देखिए और एटम्स का क्या है ना कि वो 8 भी बना सकता है वैलेंस सेल में, 8 से ज्यादा भी ऑक्यूपाई कर सकता है, 8 से कम भी ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन ये हम सिर्फ 4 को इसलिए लिखे हैं कि आप अगर एप्लीकेशन में जाइएगा, देखिएगा, जब आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा कि मतलब इनका जो भी मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें 8 से ज्यादा नहीं बन पाता है। फिर आगे पढ़ेंगे कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, जिसके वजह से ये इसके पास खाली पी ऑर्बिटल होता है, और उसको लेकर के सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रह पाता है टोटल मिला करके। तो यही सब रीजन है जो आगे और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला बात याद रखिएगा कि अगर केस कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का है तो ऑक्टेट छोड़ करके 8 मतलब 10 नहीं कर सकता, 6 नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकता है, ये 8 ही करेगा। लेकिन इसको छोड़ करके अदर एटम्स जो हैं वो 8 से ज्यादा भी रख सकते हैं, 8 से कम भी रख सकते हैं। जैसे बोरोन की बात करें, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 बॉन्ड बना सकता है 6। आप जानते हैं ना एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से अगर हम सल्फर की बात करें तो वो मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, तो उसका 12 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 8 से ज्यादा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल हैं और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला बात नोट का क्या याद रखना है कि 4 एटम जो केवल क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करता है। ठीक है, चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इसमें क्या याद रखना है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में इसको जनरलाइज्ड किया गया है, जो आप पढ़े हैं ना उसको क्या किया गया है, जनरलाइज्ड किया गया है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं,
खास करके जिसके बारे में अभी हम बताए थे, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स थे, ये ऑक्टेट पूरा करते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऑक्टेट पूरा नहीं भी करते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम और ये क्या बोलते हैं बेरिलियम, ये सब ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें कुछ कर भी पाते हैं, जैसे कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये याद रखिएगा। क्या लिखा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट फॉर्म ऑक्टेट वाइल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स फॉर्म सुपर ऑक्टेट और एक्सीडिंग ऑक्टेट। थर्ड पीरियड को बताया गया है कि थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो ऑक्टेट के साथ साथ ऑक्टेट से ज्यादा रखते हैं। जब भी किसी के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे एटम को सुपर ऑक्टेट एटम कहा जाता है, या एक्सीडिंग ऑक्टेट, दोनों वर्ड सेम ही है, सुपर ऑक्टेट या फिर एक्सीडिंग ऑक्टेट इसको हम लोग कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट आल्सो स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन नेचर। वही जो बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं सोचना है कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो ये स्टेबल नहीं होगा, नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जिसमें कि अब तक जो पढ़ रहे थे, अब तक आप लोग जो पढ़ के आए थे कि 8 वाला ही स्टेबल होता है, उस चीज को भूल जाना है, ठीक है। हाँ, 8 के लिए स्टेबल होता है, लेकिन सबके लिए बात लागू नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स के आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम है, वो फिर भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि द एलिमेंट व्हिच ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है उसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एनी एलिमेंट्स कैन मेक मैक्सिमम बॉन्डिंग अप टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड मिनिमम बॉन्डिंग इक्वल टू वैलेंसी। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा यहां पर हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि सल्फर की बात कर लेते हैं। यहां सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है ना, और सल्फर का जो वैलेंसी है वो क्या है, 2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना बॉन्ड वो बना सकता है, ठीक है। तो वो उसका मैक्सिमम बॉन्डिंग कैपेसिटी होगा। तो मैक्सिमम 6 बॉन्ड कैन बी फॉर्म, 6 बॉन्ड कैन बी फॉर्म, और 2 इसका वैलेंसी है, तो ये मिनिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो मिनिमम 2 बॉन्ड कैन बी फॉर्म, मिनिमम 2 बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है CNOF ये सब के बारे में, ठीक है, इसको याद रखना है। तो सल्फर का एग्जांपल आपको बताए कि ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, सॉरी मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और मिनिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, मिनिमम 2 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है। तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस में आएगा कि ऐसे बहुत, जैसे फास्फोरस, एक बार फास्फोरस को देख लेते हैं। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम 5 बॉन्ड कैन बी फॉर्म। लेकिन इसका जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, वैलेंसी होता है 3, इसलिए इसका मिनिमम बॉन्ड कितना बनेगा, मिनिमम 3 बॉन्ड इसका बनेगा। ऐसा ही बाकी सबका भी चलता है, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। जितना भी बात आपको बताया गया है इसको अच्छे से याद करके आप लोग आएंगे, और अगले लेक्चर में हम, जैसा कि टॉपिक है एग्जाम्पल सब देखना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पर ढेर सारा मॉलिक्यूल्स लेकर के आएंगे और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आपको सिखाएंगे कि उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कुछ याद करना है, कुछ सीखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।